हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 5th है और 7th क्लास की बुक है ज्योग्राफी की। तो इससे पहले मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक मैं कर चुका हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली, है ना। तो आज हम करेंगे इसका। चैप्टर का नाम है वाटर, यानी कि पानी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। वैन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप पानी के बारे में सोचते हैं, वाट इमेजेस कम टू योर माइंड, आपके माइंड में, आपके जहन में, दिमाग में क्या क्या तस्वीरें आती हैं, क्या क्या चित्र आते हैं। ठीक है, यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप नदियों के बारे में सोचते हैं। द वाटरफॉल्स, झरनों के बारे में सोचते हैं। द पिटर पैटर ऑफ रेनड्रॉप्स, यानी जो झमझम झमाझम झमाझम जो आवाज़ होती है ना, उसे बोलते हैं पिटर पैटर। तो बारिश की बूंदों की झमाझम की आवाज़ या छमछम की आवाज़ सुनते हैं। वाटर इन योर टैप्स, या वो पानी जो आपके नलके में यानी कि टंकियों में है। चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, और बारिश के रुके हुए पानी में बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को ये पसंद है कि वो नाव, कागज़ की नाव बना के, वो पेपर के नाव बना के वो तैराते हैं। ठीक है, बाय नून द पडल्स वैनिश, यानी दोपहर होते होते, जैसे बारिश हुई है 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे सुबह कभी, तो दोपहर होते होते सूरज निकलने के बाद जो दोपहर होती है ना, तेज़ गर्मी होती है उस वक्त, पडल्स यानी जो पोखर होता है, यानी रुका हुआ जो पानी होता है, वो वैनिश यानी ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, वेयर डज द वाटर गो, पानी कहाँ जाता है। एक जहन में, मतलब दिमाग में एक बात आती है कि पानी जाता कहाँ है ना। यानी पानी रुका हुआ था एक जगह, फिर वो पानी ख़त्म हो गया धीरे धीरे सूरज की गर्मी से। तो ये सब सोचने और समझने वाली बातें हैं। तो देखते हैं आगे। द सन्स हीट कॉजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये कहते हैं कि सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से क्या हुआ, एवोपरेशन हुआ, यानी भाप बनना शुरू हुआ। पानी का जब पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो भाप बनता है या उबल के या गर्मी से, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं एवोपोरेशन, है ना। वाटर का एवोपोरेशन होना बोलते हैं, जो कि वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर यानी भाप में चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, ठीक है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, ये कहते हैं कि जब पानी का जो भाप धीरे धीरे वो होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जमता है और क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है, यानी कि बादल बना देता है। ठीक है, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। ये कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, बादल के बाद ये जब ये किस किस सूरतों में गिरता है, यानी किन किन रूप में गिरता है ज़मीन पर ये, और समंदरों में या तो वो रेन की शक्ल में गिरता है ना, यानी समुद्र में तो पानी की शक्ल में गिरता है, या ज़मीन पे भी। ठीक है, या फिर स्नो की शक्ल में, स्नो की फॉर्म में गिरता है। और समुंदर पे कभी भी वो जमती नहीं है, बर्फ़ जमती नहीं है, क्योंकि इसकी कई रीज़न्स हैं, जैसे कि एयर प्रेशर जो है इतना कम नहीं होता है। ठीक है, और समंदर का ही लेवल ही हम उसकी ज़मीन के लेवल से नापते हैं। ठीक है ना। तो ये भी बहुत सी चीज़ें हैं, जब आपने कहीं स्टेशन वगैरह में देखा होगा तो इसमें लिखा रहता है कि सी लेवल, मीन सी लेवल इतना है, 2 मीटर ऊंचा है, या 50 मीटर ऊंचा है, या 110 मीटर ऊंचा है। इस तरीके से आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह पे। ठीक है, और स्नो की शक्ल में कौन सा, मैं हम बात कर रहे हैं बादलों की, यानी बादल या तो पानी की शक्ल में नीचे आता है, या स्नो यानी कि बर्फ़ की शक्ल में, या स्लीट यानी थोड़ा बर्फ़ और थोड़ा जो है स्नो, यानी कि सुना होगा आपने कि बर्फ़ हुई है ना, ओले गिरे। ठीक है, उसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए गाइस, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, है ना, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। अब ये कहा जाता है कि वो प्रोसेस, है ना, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पानी जो है अपनी सूरत, अपनी शक्ल बदलता रहता है ना, और सर्कुलेट्स यानी कि घूम घूम के कहाँ से आता है, ओशन से एटमॉस्फेयर में, एंड देन लैंड यानी ज़मीन पर, उसे ही बोलते हैं, क्या कहते हैं हम, उसे ही वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और अच्छे से ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पानी है यहाँ पे, ठीक है, किसमें, तालाब में या समंदर में, नदियों में पानी है। पानी क्या हुआ, धूप की गर्मी की वजह से ये एवोपरेट हुआ, है ना, भाप बनना शुरू हुआ। उसके बाद भाप ऊपर गई यहाँ पर, तो भाप कंडेंस हुई। कंडेंस होने के बाद बहुत ऊंचाई पे कंडेंस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे है ना टेम्परेचर लो हो जाता है और एयर प्रेशर भी लो हो जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कंडेंस होने के बाद धीरे धीरे बहुत जब भारी हो जाता है, जब यहाँ पे एयर जो होती है, यहाँ पे एयर जो होती है, जब इसको होल्ड नहीं कर पाती, तो बहुत भारी होने के बाद क्या होता है, या तो रेन की शक्ल में पानी प्रेसिपिटेशन होता है, टिप 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 बारिश होती है। ठीक है, बारिश की फॉर्म में नीचे आता है, या
बर्फ़बारी होती है या जहाँ भी मतलब मैंने अभी बताया स्लीट यानी कि ओले गिरते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, इसको समझने और सुनने के लिए आप बस पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें आपको, ताकि ये चैप्टर आपको पूरा याद हो जाए। अब आगे देखते हैं। और अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम बोलते हैं कि ऐसी कोई घिरी हुई जगह जहाँ पर किसी पौधे को घेर कर और उसको उसकी मतलब सुरक्षा के लिए उसको घेर के और उसको जो है रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि ज़मीन भी हमारी एक तरह से टेरेरियम है, यानी कि उसी तरीके से एक जगह है जैसे पौधों को रखा जाता है पालने के लिए, उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो इसी तरीके से ज़मीन भी हमारे लिए एक टेरेरियम की तरह है, ठीक है। The same water that existed centuries ago still exists today। ये कहते हैं कि जो पानी सदियों साल हज़ारों साल पहले मौजूद था, वो पानी आज भी मौजूद है, ठीक है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago। ये कहते हैं कि जो पानी हम हरियाणा में इरिगेशन के लिए यानी पानी खेती बाड़ी में पानी लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हो सकता है वो 100 साल कई 100 साल पहले वो अमेज़न रिवर, यानी अमेज़न एक रिवर का नाम है, अमेज़न नदी से 100 साल पहले ये हो सकता है वहाँ से आया हो, है ना, कैसे करके फ्लोट करते हुए, यानी कि बहते 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 बहते, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है गाइस। उसके बाद देखते हैं आगे। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। यानी अब फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं? या तो रिवर हैं फ्रेश वाटर के, या पॉन्ड्स हैं तालाब जिसे बोलते हैं, या स्प्रिंग्स हैं, है ना, जो झरने वगैरह होते हैं, झरना होता है पहाड़ों से गिरता है, ठीक है। एंड ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स जो कि बड़े बड़े पत्थर की तरह होते हैं और वो बर्फ़ के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यानी एक तरह से बर्फ़ है, वो बड़े बड़े टुकड़े बर्फ़ के, ठीक है। द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। और ये कहते हैं कि है ना ग्लेशियर्स। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ओशन बॉडीज़ यानी कि जो समंदरों का जो पानी है उसमें क्या होता है, समंदरों की जो बॉडी है जैसे कि सीज है उसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है ना। कंटेन सॉल्टी वाटर यानी पानी जो है नमकीन होता है, ठीक है ना, पीने लायक नहीं होता, उसको हम डायरेक्टली पी नहीं सकते विदाउट फिल्टर या जो भी इसका प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, उसके बगैर हम उस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि नमक बहुत होता है उसमें, ठीक है, सॉल्ट बहुत होता है। और नमक का मतलब ये नहीं कि हम जो नमक खाते हैं उसमें और भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी नमक में साल्ट में यूज़ किया नाम होते हैं, सोडियम कैल्शियम ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज साल्टी और सेलाइन, है ना, एज इट कंटेन्स लार्ज। ये कहते हैं कि जो पानी होता है समुद्रों का वो साल्टी होता है या सेलाइन होता है, यानी उसमें सैलिनिटी बहुत होती है, नमकीन बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं बहुत सारे साल्ट जो हैं इसमें घुल जाते हैं, ठीक है ना, ठीक। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम। तो ज़्यादातर साल्ट कौन कौन से हैं, या तो सोडियम क्लोराइड है या कॉमन टेबल साल्ट डेट यू ईट, या वो कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं अपने खाने बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस। तो दोस्तों ये एक मैप है जिसमें बताया गया है कि बड़े बड़े जो समंदर हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम जब आते हैं तो देखते हैं हमें कि ये लेक विक्टोरिया है, कॉन्गरो है, ऑरेंज रिवर है, नाइजर रिवर है ना। अब हम यहाँ आते हैं इंडिया में, ठीक है, ये एशिया है, बहुत बड़ा एशिया है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एशिया है, कुछ पार्ट यहाँ चला जाता है तुर्की का, ये पूरा एशिया है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है ना, इंडिया के ये सब रिवर हैं, और भी बहुत सारे नाम दिए हैं इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि भर जाएगा पूरा। तो अमेजन रिवर देख सकते हैं साउथ अमेरिका में, यहाँ भी है अमेजन रिवर, ठीक है ना। मिसिसिपी रिवर है, सॉल्ट है, नाइजर रिवर है, और देखिए दोस्तों मेडिटेरेनियन सी है ये, है ना, ब्लैक सी इधर है, ठीक है, रेड सी इधर है, ठीक है ना, कैस्पियन सी इधर है, ये घिरा हुआ है कैस्पियन सी, हवांग ही, ब्रह्मपुत्रा इधर ही है कहीं, ठीक है, साउथ चाइना सी ये सब है, अरबियन सी ये है, ठीक है, और इंडियन ओशन है ये, ठीक है ना, अरबियन सी है और ओशन इंडियन है ना, ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑस्ट्रेलिया है, डार्लिंग रिवर, बताइए नाम ही अलग है इसका, कोरल सी है ये, ठीक। तो ये सब कुछ पैसिफिक ओशन देखिए, यहाँ से इधर ज़मीन गोल है तो इसलिए पैसिफिक ओशन ये इधर है, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ और इस तरफ, ठीक। और साउथ अटलांटिक ओशन इधर है, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के साइड वाले में, है ना।
और उसके बाद देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन किधर है, अफ्रीका, और ये यूरोप वाले कुछ पार्ट, और ये नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है ये है, ठीक है। और साउथ अटलांटिक ओशन यानी साउथ अमेरिका और इसके नीचे, अच्छा ये बताया मैंने, ठीक है। इंडियन ओशन तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस तरफ, और साउथ अफ्रीका और इंडिया के नीचे, ठीक है, जो नक्शे में इंडिया है इसके नीचे। अरेबियन सी इस साइड है इंडिया के बराबर, और अरब कंट्रीज़ के साइड, ठीक है। रेड सी इधर है अरब कंट्री और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। तो बहरहाल आप देखिएगा, याद कीजिएगा इसको, बहुत चीज़ें अच्छी हैं ये समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। ये कहते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है, यानी नमकीन होना क्या है। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट, यानी साल्ट की वो अमाउंट, साल्ट का वो अमाउंट इन ग्राम्स, जो कि ग्राम में होता है, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर में कितना ग्राम साल्ट है, ये बताता है सैलिनिटी। तो ये कहते हैं कि द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर पानी में कम से कम 35 ग्राम आपको क्या मिलेगा। 1000 ग्राम अगर पानी लेते हैं तो 35 ग्राम आपको वो मिलेगा, क्या नाम है, नमक मिलेगा, ठीक है ना। सैलिनिटी इसे ही बोलते हैं, ठीक। तो 38 पार्ट है ना, 30/1000 इतना क्या है, सैलिनिटी है किसी का, ओशियंस का, ठीक। यानी बहुत ज़्यादा इसमें नमक है, हम पी नहीं सकते, पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ये कहते हैं कि पानी को जो अलग अलग बांटा गया है, किस तरह से क्या है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पानी कम है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये देखिएगा पूरा बहुत अच्छे से। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि 3/4 का मतलब देखिए, 3/4 क्या है, पानी है। यानी कि 4 डिब्बे डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा। अब मान लीजिए कि पानी से ये वाला डिब्बा ही भरा हुआ है, 3/4 है ना, तो पहले 3 पानी से भर दो 4 में से, यानी कि 3/4 का मतलब है 3/4, और ये वाला भी पानी से भर दो, ये वाला भी पानी से भर दो। अब ये रह गया खाली, तो ये हो गया ज़मीन, लैंड, और ये हो गया वाटर। तो ये है वाटर, जो कि समुंदर में भी है, नदी में भी है, झरने में भी है ना। तो सब मिला के इतना पानी है, यानी कि पानी जो है बहुत ज़्यादा है। 4 में से 3, तो इसी को बोलते हैं 3/4, है ना। अब देखते हैं गाइस आगे इसके। तो फिर 3/4 जो है अर्थ सरफेस किससे कवर्ड है, पानी से, यानी पानी 3/4 एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। अब ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब दुनिया में हर जगह पानी ही पानी है, यानी इतना ज़्यादा पानी है, तब क्यों कुछ देश में पानी की कमी है, ठीक है। तो ये जो गाइस, ये जो सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी जो है, कमी जो है ना, पानी की कमी, प्योर पानी की कमी है, यानी जिस पानी को हम पीते हैं या जो पानी पीने लायक है ना, उस पानी की कमी है, ठीक। उस पानी की कमी है, ना कि वो गंदे पानी की। गंदा पानी तो बहुत है, बेतहाशा है, ठीक है ना। ये कहने वाली बात है, मेन पॉइंट यही होता है। लेकिन आपको पता है कि सऊदी अरब में ना ही पानी है, वहाँ पे पानी के लिए नल खोलते हैं तो वहाँ पे तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे तेल बहुत है, पानी कम है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप अरब कंट्रीज़ में अगर आप पानी और पेट्रोल का कीमत पता करें तो आपको पानी सस्ता मिलता है पीने के लिए, लेकिन पेट्रोल सस्ता मिलता है लेकिन पानी महंगा मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से, क्या नाम है, उनके बहुत बहुत बड़े प्लांट हैं, वो समंदर उनके पास है ही, तो पानी वहाँ से निकाल के और प्योर फॉर्म करके फिर उसको यूज़ करने लायक बनाते हैं, प्योर, ठीक है। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, यानी कहते हैं कि सभी जो पूरा जो पानी है अर्थ पर, क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, यानी कि अब ये परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि 100 हिस्से कर ले किसी चीज़ के, तो 100 में से कितना कितना परसेंट जो है, 100 में से कितना कितना आता है, उसको हम परसेंट बोलते हैं। तो देखिए ओशन, यानी समुद्रों का जो पानी है, ओशन का जो पानी है कितना है, 97.3, और ये है सेलाइन वाटर, सेलिनिटी इसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ठीक है। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा का पूरा पानी ओशन में ही है, ठीक। ये एक समझने वाली बात है। उसके बाद देखते हैं आइस कैप्स, यानी जो ग्लेशियर की फॉर्म में है या बर्फ़ की फॉर्म में है पहाड़ों पर, वो है 2.0, यानी 2% है, कितना, पहाड़ों की फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है, ये बहुत ज़्यादा पानी है ग्लेशियर की फॉर्म में या आइस कैप्स की फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर देखिए कितना है, मतलब 1% से भी कम है, ये 0.68%,
ठीक है। तो इतना कम पानी है जो हमारे ज़मीन के अंदर जहाँ हम नल लगाते हैं वहाँ नीचे पानी जाता है 200 फीट, 110 फीट, कहीं कहीं अलग है, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं जल्दी मिल जाता है, 100 पे मिल जाता है, 100 फीट गहराई पे, कहीं मिलता है 200 फीट पे, कहीं मिलता है 300 फीट पे। तो सबकी अलग अलग कहानी है, ठीक है ना। तो इतना कम पानी है प्योर फॉर्म में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी है ग्राउंड वाटर। ठीक, आइस कप भी प्योर ही होता है लगभग, और ये है 2%, यानी कि ज़मीन में जितना पानी हमें मिलता है ना पीने लायक, उससे ज़्यादा तो आइस कैप में है। ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स यानी जो ताज़ा पानी है, तो उनकी झीलें हैं, वो कितना है, वो 0.009, यानी ये भी बहुत कम है। ठीक है। और इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, तो इनलैंड सी यानी कि जो ज़मीन से घिरे हुए जो सी हैं, छोटे छोटे जो समंदर टाइप के हैं, और साल्ट लेक्स जो हैं, है ना, ठीक, उसमें है 0.099%। ठीक। उसके बाद एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो है 0.0019%। ठीक। रिवर्स यानी नदियों में है, पूरी दुनिया की नदियाँ मिला दें तो उसमें है 0.0001%, यानी बहुत ही कम। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम नदियों का पानी है। ठीक है। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं पूरे पानी को जमा करने के पे, तो सबसे ज़्यादा पानी है समुद्रों में। ठीक है। तो ये अपने आप में तो कम से कम पानी तो है, ये बड़ी बात है। अच्छा, पानी ख़त्म नहीं होता है, बस उसकी फॉर्म ख़त्म हो जाती है, यानी प्योर से वो इम्प्योर में तो मिल जाएगा बहुत ज़्यादा कहीं भी, लेकिन प्योर पानी की भी प्रॉब्लम है। प्योर पानी ही जल्दी मिलता नहीं है, उसको प्योर करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना, प्लांट लगाने पड़ते हैं उसके लिए, वर्कफोर्स चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए गरीब देशों में पानी की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब अरब जैसे अमीर देशों में पानी की दिक्कत होगी तो वो सब सॉल्व कर लेंगे, उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक है। तो जहाँ पैसा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो वहाँ ज़िंदगी जो है बहुत परेशानी वाली बात हो गई, उनके लिए ज़िंदगी बहुत परेशानी से भरी हुई होती है। बहरहाल, डेड सी इन इसराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स। तो इसराइल फ़लस्तीन वाला जो इलाका है ना, तो उधर क्या देखते हैं आप, उधर देखते हैं कि उधर जो पानी डेड सी है उसमें क्या है, सैलिनिटी 340 ग्राम है, यानी बहुत ज़्यादा है पर लीटर। ठीक है ना, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, यानी कि वो इतना ज़्यादा गाढ़ा है पानी, उसमें नमक होने की वजह से वो डेड सी बोलते हैं उसको, है ना। तो डेड सी इतना ज़्यादा गाढ़ा है, आप समझ लिए कि उसमें अगर आप कूदते हैं तो उसमें आप डूब नहीं सकते, है ना। और डेड सी कहाँ पे, मैं नक्शे में बताता हूँ, देखिए, जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको नक्शे में। तो दोस्तों भाइयों, ये डेड सी जो है यहीं कहीं है। ठीक है ना, ये जो है ना इधर कहीं है, इन्होंने दिखाया भी नहीं है यार, क्या बेवकूफ़ी है। चलिए मैं गूगल पे दिखा दूंगा। तो गूगल पे देख सकते हैं आप, डेड सी इसे ही बोलते हैं। ठीक है ना। ये समंदर है, ठीक है, इधर वाला हिस्सा नीला नीला, ये है डेड सी। ठीक है ना, ये तेल अवीव है। ठीक है, गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पर है, और ये डिस्प्यूटेड लैंड भी कहते हैं बहुत से लोग। तो बहरहाल यही है आपका डेड सी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, इस तरह लंबा करता हूँ मैं, ये 3D में देखिए डेड सी ये है। ठीक, ठीक है ना, ये है डेड सी। ठीक, इसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें डूबता नहीं है कोई। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई ए सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये कहते हैं टेक 2 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी 2 लीटर पानी लीजिए, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इन 2 लीटर को आप इतना मानिए कि जितना पूरी दुनिया में पानी है। ठीक है ना, एक मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये। मीजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। और एक छोटे से कटोरे में क्या कीजिए, उस 2 लीटर पानी में से आप 12 स्पून यानी 12 चम्मच पानी निकालिए। ठीक है ना। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन ओशन एंड सीज। ये कहते हैं कि 12 चम्मच पानी निकालने के बाद जितना 2 लीटर में से बचता है, ठीक है ना, 12 चम्मच निकालने के बाद, वो समझ लिए
पूरी दुनिया का पानी, यानी इतनी ज़्यादा अमाउंट में, इतनी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में पानी जो है अवेलेबल है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में या साल्ट फॉर्म में, ठीक है। द वाटर डेट इज़ लेफ्ट, ठीक है ना, तो ये कहते हैं साल्टी वाटर इतना ज़्यादा है, ठीक। दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, और ये कंज्यूमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खर्च करके, यूज़ करके खर्च करना, ठीक है। ये कहते हैं कि ये पानी जाहिर है हमारे तुम्हारे किसी के लिए फ़िट नहीं है, यानी ख़ास तौर से इंसानों के लिए पीने के लिए फ़िट नहीं है। अगर हम इसको पीते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है ना। इट इज़ सेलाइन, कंटेन्स सॉल्ट, जिस चीज़ में सॉल्ट होता है उसे हम बोलते हैं, जिस पानी में सॉल्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेलाइन, ठीक है। तो इसमें सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट अभी बताए थे मैंने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, द 12 स्पून्स ऑफ वाटर डेट वाज टेकन इन ए बाउल, जो कटोरे में 12 चम्मच पानी लिया गया, ठीक है ना। ये कहते हैं कि वही क्या है, टोटल फ्रेश वाटर पानी है, उसकी मिसाल क्या है, फ्रेश वाटर पानी की मिसाल है जो कि ज़मीन पे हमें मिलती है, ठीक है। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर, और ये फिगर हमें बताता है कि फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है ना, यानी कि बंटवारा किया गया किस तरह से फ्रेश वाटर है कितना, और किस तरह से इम्प्योर फॉर्म में पानी है जो हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। डायरेक्टली मतलब जैसे कि समंदर में से एकदम हम उसको पी नहीं सकते, समंदर में से पहले जाएगा फिल्टर होने, फिल्टर होने के बाद प्लांट से आएगा वापस बोतल में, फिर हम पियेंगे बोतल में या प्लास्टिक की पॉलीथीन में, जो भी कह लीजिए। सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज बाई यू, ये कहते हैं कि अब आप अपने आप को देखो कि कितना पानी जो है असल में आप यूज़ कर सकते हो, है ना, कितना पानी आप असल में यूज़ कर सकते हो या यूज़ करने लायक है, आप ये समझिए, ठीक है। तो बहरहाल ये कहने वाली बात ये थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, इन्होंने क्या किया, पानी लिया, है ना। तो अब ये कहते हैं कि 9 स्पून्स आइस कैप्स हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में भी सबसे ज़्यादा पानी का किस में है, बर्फ़ की शक्ल में है, ठीक है, जो पहाड़ों पे और ये सब जगह पे मिलता है, ठीक है, स्नो वाले एरिया में। और 2 स्पून ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना। और आधा स्पून क्या है, फ्रेश वाटर तालाबों में है, लेक्स में, झीलों में है, ठीक है ना। और 1 स्पून या 1 ड्रॉप पानी कहाँ है, रिवर में, यानी सबसे कम पानी जो है वो नदियों में है, जबकि नदियाँ कितनी ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये सब समझने वाली बात है। इसका बाद आगे देखते हैं गाइस। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो जाहिर है पानी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच और थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, यानी सिर्फ पानी ही है, जब हमें प्यास लगती है तो हमारी प्यास को वो बुझा देता है, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है, क्वेंच मतलब बुझाना, ठीक। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली, ये कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जब आप वेस्टिंग ए प्रेशियस रिसोर्स, ये कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जब भी आप ये बहुत कीमती रिसोर्स हैं, यानी रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स वो सभी चीज़ें जो इंसान को फ़ायदा देती हैं वो सब रिसोर्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो पानी भी हमें फ़ायदा देता है तो पानी भी रिसोर्स हुआ, ये पेंसिल भी हमें फ़ायदा दे सकती है तो पेंसिल भी रिसोर्स हुआ, है ना, है ना। यूट्यूब भी रिसोर्स हुआ, तो सब चीज़ें रिसोर्स होती हैं जो इंसानों को फ़ायदे के लिए बनी है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि क्या ये जो इम्पोर्टेंट बहुत कीमती रिसोर्स जो है, जाके पानी, जिसम हम पानी की बात चल रही है, जब हम पानी को मतलब बेपरवाह या लापरवाही की तरह यूज़ करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप इस बहुत कीमती रिसोर्स को, कीमती जो है ज़रिए को आप ख़त्म कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, ठीक है, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है गाइस, जब भी आप पानी का यूज़ करें तो लिमिटेड करें और उतना ही लें जितना यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है, ड्रॉप ऑफ लाइफ, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, सब पानी जो है सूखता जा रहा है, ये सब चीज़ें कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये इंसानों की वजह से, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया है ना, जंगल काटे जा रहे हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है इससे, ठीक है ना। जंगल काटते हैं तो जंगल लगाने भी चाहिए, और ये काम किसका है, अथॉरिटी का है, जो कि इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है ना। तो अब जो काम जिसका है वो काम पहले वो करवाए, क्योंकि अथॉरिटी के पास वो है, अथॉरिटी चाहे तो हर घर के सामने पेड़ लगवा दे, ठीक है ना। इनके पास रिसोर्सेज हैं, जुर्माना लगा दे, अगर कोई पेड़ में पानी देगा तो उसको 100 रुपये लगेंगे रोज़। तो लोग, अथॉरिटी का ही काम होता है ना। वाई इज़ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो जाहिर है पानी हमारे लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सब सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व, यानी कि कहते हैं कि कुछ तरीके हमें बताइए जिससे हम पानी को रोक सकते हैं, पानी को बचा कर रख सकते हैं इन योर होम, अपने घर में या अपने स्कूल में, ठीक है। तो ये बात आप कमेंट करके बताइएगा या लिखिएगा, अपने सर को बताइएगा, ठीक है। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट देखिए,
डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मार्च 22 यानी 22 मार्च जो होता है हर साल, क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे क्या है, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। व्हेन द नीड टू कंजर्व, when the need to conserve water is reinforced in different ways। ठीक है, ये कहते हैं कि जब हमें कंजर्व वाटर को बचा कर रखने की ज़रूरत है, तो हमें ये ज़रूरत भी है कि अलग अलग जो है तरीके अपनाएं, इसको हम और अमल में लाएं, है ना। ठीक, अमल में लाएं यानी कि इसको हम इस पर अप्लाई भी करें काम पे, ये नहीं कि बस कह दिया और एक फ़ोटो खिंचवा ली और उसके बाद पेड़ लगा दिया, उसके बाद पेड़ में पानी डालने आई नहीं कभी, तो ये नहीं होना चाहिए। ओशियन सर्कुलेशन, ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। ठीक है, सी शोर का मतलब होता है गाइस समंदर के किनारे। ये कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत लगता है जब हम नंगे पैर समंदर के किनारे टहल रहे होते हैं, है ना। द वेट सैंड यानी गीली जो सैंड होती है, गीली नमी वाली सैंड, रेत जो होती है, ऑन द बीच। बीच का मतलब होता है गाइस समंदर का साहिल। जो बीच पर जो गीली गीली जो रेत होती है ना, जो हमारे पाँव में लगती है तो हमें अच्छा लगता है, जाहिर है। द कूल ब्रीज जो ठंडी हवाएं होती हैं। द सी बर्ड्स जो समुद्रों के आसपास जो रहने वाली चिड़ियाएँ हैं, है ना। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट, और जो उसका नमक का जो स्मेल होती है, महक होती है, इन द एयर हवा में। एंड म्यूज़िक ऑफ वेव्स, म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, और जो उसका वेव होता है ना। वेव का मतलब क्या होता है, जो ऊपर उठे फिर नीचे जाए, फिर ऊपर उठे फिर नीचे जाए, इसे बोलते हैं वेव। तो पानी भी इसी फॉर्म में समुद्रों में हिलोरे मारता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि म्यूज़िक ऑफ वेव्स यानी समंदर के जो बहाव है उसका वेव्स, उसका म्यूज़िक, उसकी जो मौसीकी है उसकी जो है ना, म्यूज़िक की है, म्यूज़िक है एक तरह से, म्यूज़िक की तरह इन्होंने लिया है। म्यूज़िक का मतलब क्या होता है कि कोई भी आवाज़ एक एकदम ना बहुत हाई हो ना बहुत कम हो, एक कांस्टेंट वे में, कांस्टेंट वेवलेंथ में जो है वो चले, उसे म्यूज़िक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही कुछ ऐसा लगता है, म्यूज़िक की तरह हमें फील होता है। वेव्स जो होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उसकी जो बहाव होता है, ठीक है, उसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अद्भुत लगता है हमें, ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग यानी सब चीज़ें कैसी लगती हैं, दिलकश लगती हैं। फैसिनेटिंग यानी को दिल को जो छू जाए, ठीक है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली यानी ओशन वाटर जो है धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन पॉन्ड्स और लेक्स का पानी खामोश रहता है, चलता वलता नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नेवर स्टिल यानी ये पानी जो होता है समंदर का, ये कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी ठहरता नहीं है, ठीक है ना। यानी हिलोर मारता ही रहता है, हवा चलती रहती है, हिलोर मारता रहता है। तो आपने देखा होगा, मज़ा आता है, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस अगर आपने लिया हो तो आप खुद बताएंगे, आपको खुद महसूस होगा, ठीक है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज यानी अब ये कहते हैं कि मूवमेंट की बात चल रही है यहाँ पे, यानी पानी का जो समुद्रों के पानी का जो मूवमेंट होता है, यानी उसकी जो हलचल होती है, इसके कुछ नाम दिए गए हैं ना। तो बड़े बड़े कैटेगरी इनकी बनाई गई है। एक तो है वेव्स की फॉर्म में, है ना। मूवमेंट्स ऑफ वाटर जो है किसका, ओशंस का, समुद्रों का क्या है, एक तो मूवमेंट्स ऑफ वाटर एक वेव्स की फॉर्म में है, वेव्स एक नाम है, दूसरा नाम टाइड्स है और तीसरा नाम करेंट्स है, ठीक। तो दोस्तों ये चीज़ें समझने वाली हैं। यह है पैसिफिक ओशियन, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। तो गाइस अब आए हैं हम, ठीक है, वेव्स के ऊपर। तो ये कहते हैं कि पहले ये देख लेते हैं, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, ठीक है। स्क्रैप का मतलब होता है जो टकराना, लड़ना, स्ट्रगल जो होता है विंड्स का, है ना। हवा जब लड़ती है, टकराती है सरफेस से, किससे, ओशन के सरफेस से, तो क्या होता है, वेव बनती है। वेव मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में होती है ना, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये समझने वाली बात है गाइस। और दूसरी चीज़ ये है कि द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज यानी जितनी तेज़ तूफान होगा, जितना ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, है ना, बहेगी, द बिगर द वेव बिकम्स, और उस तरीके से वेव भी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है गाइस। वेव्स, ठीक है, लहरें भी बोलते हैं इसको, है ना। वैन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच, जब आप बीच पर, ठीक है, जब आप समुद्र के साहिल पर थ्रो बॉल खेलते हैं। थ्रो बॉल एक गेम का नाम है, थ्रो बॉल, है ना। उसमें बॉल खेल के, गेंद खेल के और इस तरीके से जो भी करते हैं, मारते हैं, जो भी है। एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, जब गेंद जो है चली जाती है पानी में, समुद्र में चली जाती है ना। व्हाट हैपेंस, क्या होता है,
इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो होता क्या है कि जब समुद्र में पानी जाती है तो पानी की जो वेव्स होती हैं और उसकी जो उसके जो वो होते हैं उथल पुथल जो होती है समुद्र में हर वक्त, वो क्या करता है, बॉल को बाहर फेंक देता है वापस। तो ये एक कहावत भी है कि समंदर अपने राज को बाहर निकाल देता है, यानी समंदर किसी राज को छुपाता नहीं है। हालांकि समंदर में बहुत सी चीज़ें दफन भी हैं, है ना, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो फ्लोट कर सकती है, जैसे किसी की डेड बॉडी है, आप देखेंगे कि डेड बॉडी क्या करता है, फूलने के बाद वो बाहर आ जाती है, ज़मीन में ऊपर आ जाती है, एक ना एक दिन ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं गाइस, ठीक। तो इसीलिए समंदर किसी राज को छुपाता नहीं है, ठीक। When the water on the surface of the ocean rises, जब पानी जो है समुद्र के सरफेस पे, है ना, ऊपर उठता है, एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, और उसी दौर अगले वक्त क्या होता है, ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अल्टरनेटली इसे बोलते हैं, है ना, बारी बारी। दे आर कॉल्ड वेव्स, और यही क्या है, वेव्स है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मिल गई वेव्स की। द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स, ठीक। सो ये डेफिनेशन है और याद रहेगी आपको, आई होप सो। अब देखते हैं गाइस, सुनामी। सुनामी टी से लिखा जाता है, TSUNAMI, सुनामी, है ना, इज ए जैपनीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स। अब ये हार्बर वर्ड जो है HABOUR, हार्बर का मतलब होता है गाइस बंदरगाह, पोर्ट, जहाँ पे शिप वगैरह रखे जाते हैं, या शिप का स्टेशन जो कह लीजिए एक तरह से। हार्बर वेव्स यानी वेव्स का हार्बर, उसे क्या बोलते हैं, सुनामी का मतलब यही है जैपनीज लैंग्वेज में, है ना। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड, जैसे कि हार्बर बर्बाद हो जाते हैं, यानी बंदरगाहें बर्बाद हो जाती हैं। वेन एवर देयर इज सुनामी, जहाँ जब भी वहाँ पे सुनामी आती है, तो यही इसका मतलब जैपनीज लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे था, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आगे। ड्यूरिंग स्टॉर्म यानी तूफान के दौरान क्या होता है, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, और जो हवाएं चलती हैं बहुत ही तेज चलती हैं गाइस, फॉर्म ह्यूज वेव्स, और इसकी वजह से क्या बनता है, फॉर्म ह्यूज वेव्स, और ये बड़े बहुत ही बड़े वेव्स बनाती हैं, है ना। दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इनकी वजह से क्या होता है, ये वजह बनती हैं बहुत बड़ी बर्बादी के लिए। डिस्ट्रक्शन बर्बादी, ट्रिमेंडस बहुत बड़ी, कॉज वजह, है ना। An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amounts of ocean water, ठीक है। ये कहते हैं कि होता क्या है, एक अर्थक्वेक या एक वॉल्केनिक एरप्शन के ऊपर एक पिछला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर शायद। तो इससे पहले गाइस मेरा यही कहना है कि इससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस क्लास 7 की, तो इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ज्योग्राफी की, ठीक है। तो लावा निकलता है, अंदर से आग निकलती है ज़मीन से, आप एक आसान भाषा में कह लीजिए, है ना। और अंडर वाटर लैंडस्लाइड यानी ज़मीन जो अंडर वाटर है, पानी के अंदर जो है, समुद्रों के अंदर जो है लैंडस्लाइड होती है, यानी ज़मीन खिसक जाती है, धंस जाती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो ओशन का पानी है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी इधर से वहाँ चला जाता है, या नीचे और अंदर चला जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर। तो इसकी वजह से होता है, इसके रिजल्ट में, इसके परिणामत ये होता है कि टाइडल वेव आ जाती है, जिसको हम सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। तो सुनामी किन वजूहत से आती है, या तो अर्थक्वेक की वजह से आती है, या वोल्केनिक एरप्शन की वजह से आती है समुद्रों के कहीं आसपास, है ना, या फिर सुनामी आती है अंडर वाटर लैंडस्लाइडिंग की वजह से, समुद्र के अंदर जो लैंडस्लाइडिंग होती है, लैंड का खिसकना धंसना हो जाता है ज़मीन का, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। और सुनामी की जो हाइट होती है, ये हो सकता है 15 मीटर हाई हो, है ना। तो ठीक है ना, 40 फीट के आसपास मान के चलिए, है ना। कैलकुलेशन में अभी 3 के हिसाब से किया है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 45, 46, 47 भी हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्म्ड, और सुनामी की हाइट 15 मीटर तक जाती है, ठीक है ना। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, और ये कहा जाता है कि अब तक की सबसे हाई जो सुनामी आई है वो 150 मीटर तक लंबाई में रही है, ऊंचाई में, ठीक है ना, हाई, ठीक। दीज वेव्स, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, 150 मीटर लिखने के बाद इन्होंने यहाँ पे डॉट लगाना है, कहीं भी होगा डॉट लगाते हैं, किलोमीटर में भी डॉट लगाते हैं, ये आप भूलिएगा नहीं, है ना।
उसके बाद हाई, उसके बाद फिर डॉट, इस डॉट है सेंटेंस कंप्लीट होने का, और ये डॉट है मीटर का, जो मीटर का शॉर्ट है ना एम उसका, और ये स्मॉल में होता है ना कि एम कैपिटल की तरह हो, ठीक है ना, कैपिटल एम नहीं होता है यहाँ पे, स्मॉल ही होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, और ये वेव जो होती हैं ये क्या होती हैं, इनकी स्पीड जो होती है यानी 1 किलोमीटर में 700 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती हैं, इतनी तेज़ होती है इनकी स्पीड, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्पीड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, जो 2004 में सुनामी आई थी उसने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े इलाके को जो है कोस्टल एरिया जो साहिली इलाके थे इंडिया के उनमें तबाही मचाई थी, ठीक है, 2004 में जो आई थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, और इस सुनामी के बाद जो अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ना, एक पॉइंट है ना, साउथ पॉइंट, बहुत मतलब उसके बाद ये कहा जाता है कि अब इंडिया का ज़मीन ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ है ना, तो इंदिरा पॉइंट भी ये सबमर्ज हो गया, यानी डूब गया था पानी में, ठीक है ना, सुनामी की वजह से। सो दोस्तों ये है सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम, ठीक है। अब इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं कभी कभी। सुनामी और द हार्बर वेव, यानी जो बर्बाद करने वाली हार्बर, बर्बाद कह रहा हूँ, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, जो बंदरगाह की जो वेव होती है या सुनामी जो होती है। स्ट्रक का मतलब होता है मारना, या क्योंकि मारती है ना, ये ठोकर मारती है, वेव का ठोकर भी होता है, तो स्ट्रक हैवोक, तो हैवोक का मतलब यहाँ है बर्बादी, तो ये जब थपेड़े मारती है तो बर्बादी, जो इंडियन ओशन में क्या बर्बादी और तबाही हो जाती है, ठीक है ना। इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004, तो 26 दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी बर्बादी हुई थी, किसकी वजह से, सुनामी की वजह से, जिसने इस दिन आया था सुनामी, 26 दिसंबर 2004 को जो आया था, ठीक है। द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, और ये वेव जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, यहाँ पे 3 रीज़न बताए थे हमने वेव आने के, इस तरीके से सुनामी आने के। तो रीज़न जो एक तो अर्थक्वेक होता है, या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइडिंग होता है। तो ये वाला जो आया था 2004 26 दिसंबर को, ये आया था किस रिजल्ट में, अर्थक्वेक की वजह से, जलजले की वजह से, है ना, भूडोल की वजह से, ठीक है ना। दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, तो सुमात्रा के आसपास जो है एपिसेंटर था इसका, है ना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिचर स्केल, और ये समझ लीजिए कि गाइस 9.0 यानी कि बहुत ही ज़्यादा तबाही बर्बादी, कुछ बचेगा ही नहीं, सारी बिल्डिंग गिर जाएंगी, ठीक है। इतना इसका रिचर स्केल पे इसका नंबर था, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर एक ही बात है। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, और इंडिया जहाँ पर इंडिया है, ज़मीन है, उसके अंदर की जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा देख रहे हैं कितनी दूर है, बर्मा के प्लेट से जाकर टकरा गई थी और उसमें चली गई थी, ठीक है ना। देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, और इससे समुद्र की जो सतह होती है उसके अंदर बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ, एकदम अचानक वाला, है ना, और जिसकी वजह से कॉजिंग द अर्थक्वेक, और फिर अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक यानी कि भूंडोल। द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड, और ओशन फ्लोर जो है एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और ये कहा जाता है 10 से 20 मीटर, है ना, एंड टिल्टेड इन ए डाउनवर्डली डायरेक्शन, और डाउनवर्डली डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ ये धंसता गया है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ धंसता गया है, ठीक है, डाउनवर्डली यानी नीचे की तरफ। ए ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट, और जब ये धंसने की वजह से जो वहाँ पे खाली जगह हुई, तो वहाँ क्या होता, बहुत ही तेज़ी से बहुत बड़ा इलाका खाली हो गया, अंदर धंस गया, तो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पानी जाहिर जाएगा, तो इसमें हलचल हो गई, हाँ, किस में हलचल हो गई, समंदर में, ठीक है। उस इस गैप को फिल करने की वजह से पानी बड़ी तेज़ी से उसमें घुसा, ठीक है, नीचे गया, यानी कि जो कि हुआ था डिस्प्लेसमेंट की वजह से, यानी कि ज़मीन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ था। दिस मार्क द विथड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया, तो ये कहते हैं कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो साहिली इलाके थे उनकी वजह से उनमें क्या हुआ, पानी की एकदम से विड्रॉल यानी कम हो गया और वहीं चला गया उस गैप को भरने के लिए, है ना। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, तो इंडियन प्लेट का जब बर्मा प्लेट के नीचे जब उसने दबाव दिया, फोर्स के साथ उसको धकेला, है ना, वाटर मास रस्ट बैक टुवार्ड्स द कोस्ट लाइन, और जो पानी का बहुत ज़्यादा पानी जो था वो किसकी तरफ गया, वो कोस्ट लाइन की तरफ भागा, उसको धकेलने की वजह से एक फोर्स लगा और पानी जो है उस तरफ गया, कोस्ट लाइन की तरफ, ठीक है ना।
सुनामी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर थी, यानी बहुत ज़्यादा हो गई गाइस, बहुत ही ज़्यादा हो गई। आपसे ये समझ लिए कि ये कहते हैं कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वास्ट अवे। ठीक है, तो वास्ट अवे तो एक दूसरा सेंटेंस है। ये कहते हैं कि कमर्शियल स्पीड यानी जो एक एरोप्लेन होता है, एयरक्राफ्ट जो होता है ना, जो हवा में उड़ता है, ठीक है ना, उसकी स्पीड इतनी होती है 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अभी देखिए वास्ट अवे, ये कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जब ये हुआ तो एंड कम्प्लीटली वास्ट अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में बहुत सारे कुछ जो वो थे, आइलैंड थे यहाँ पे, है ना, उसने उसको एकदम ख़त्म कर दिया, मिटा दिया, वास्ट अवे कर दिया। ठीक है ना। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज, और इंदिरा पॉइंट जो है, जो ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दक्षिण में माना जाता है, ये पॉइंट है ना, दक्षिण की तरफ माना जाता है। जब इंडिया का नक्शा देखते हैं तो सबसे दक्षिण पॉइंट यही है, यानी ज़मीन यही है। तो ये एक आइलैंड है, ठीक है ना, तो दक्षिण का सबसे साउदर्न मोस्ट माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा दक्षिण में, उसका मतलब इंडिया की बाउंड्री ख़त्म, यानी ज़मीन नहीं है वहाँ पे, उसके बाद पानी ही पानी है, श्रीलंका वगैरह आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। इसी क्या हुआ था, इसकी वजह से ये, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को ये पूरी तरह से डूब गया था पानी के अंदर। ठीक है ना। एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर, और जैसे हम एज द वेव, जैसी वेव जो है अर्थक्वेक की जो वेव है वो एपिसेंटर से, सुमात्रा से निकल के और अंडमान आइलैंड की तरफ और श्रीलंका की तरफ, है ना, मूव करती है, आती है, तो क्या होता है, द वेव लेंथ डिक्रीज्ड विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। तो समुद्र की गहराई की वजह से वेवलेंथ जो है उसकी घटती चली गई, है ना, डेप्थ ऑफ वाटर यानी पानी की गहराई की वजह से जो लेंथ थी, वेवलेंथ, उसकी भी वेवलेंथ घटती चली गई, है ना। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर, और जो ट्रैवल स्पीड थी वो भी घटती चली गई, ठीक है ना, पर आवर, है ना, पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर, यानी कि जो स्पीड थी 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की, वो स्पीड घट कर आते आते 70 किलोमीटर पर आवर रह गई। समझ रहे हैं, यानी कि अगर इतना हो जाता तो न जाने क्या हो जाता, समझ लीजिए आप। सुनामी वेव्स ट्रेवल अप टू ए डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, तो सुनामी वेव जो है चल पाई कहाँ तक, उसकी वेव जो है कहाँ तक चल पाई, 3 किलोमीटर तक ही चल पाई। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 1000 पीपल, और जो कोस्ट पे, साहिली इलाकों पे, जो समुद्री तटों पे जो आबादियाँ होती हैं, उसने कितने लोगों को लगभग मारा, 10,000 लोगों को मार दिया, एंड 1 लाख जो है हाउसेस, उनके घर जो है तबाह कर दिए, या उनसे नुकसान हुआ 1000 घरों को। In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Andaman and Nicobar Island। तो ये कहा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि ये जजीरे हैं, इनको नुकसान हुआ था, और जो कोस्टल यानी साहिली इलाके जो होते हैं, ठीक है ना, जो साहिली इलाके थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश वाले साहिली इलाके, जो तमिलनाडु स्टेट में साहिली इलाके, या फिर जो केरला में है और जो पुडुचेरी में है, या जो जजीरे हैं, जजीरा को बोलते हैं टापू, या अंडमान निकोबार के जजीरे हैं, इनमें बहुत नुकसान हुआ था, है ना, बहुत बुरी तरह, वर्स्ट अफेक्टेड यानी बहुत ही ज़्यादा ही नुकसान हुआ था। ठीक है ना। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, अब ये कहा जाता है कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी पहले से हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू गिव ए 3 आवर नोटिस ऑफ ए पोटेंशियल सुनामी, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम सुनामी का 3 घंटे पहले हम नोटिस कर सकते हैं, है ना, पोटेंशियल यानी एक मजबूत नोटिस, एक जिसका कुछ मकसद भी हो कि हाँ भैया अब ये आने वाला, अब तुम अपना अपना तैयारी कर लो, या तो भागो या कुछ ना कुछ करो ऐसा, ताकि तुम बच सको, कम से कम जान बच जाए, क्योंकि इंसान की जान ज़्यादा कीमती है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, ये कहते हैं कि पैसिफिक ओशन की तरफ उधर क्या है कि अर्ली वार्निंग, यानी जो पहले से कुछ वार्निंग हमें दे दे, कुछ इंतबाह कर दे, है ना, खबरदार कर दे, वो कुछ सिस्टम है वहाँ पे, है ना, बट नॉट इन द इंडियन ओशन, लेकिन पैसिफिक ओशन में है लेकिन इंडियन ओशन में नहीं है, ये बहुत गलत बात है। तो यार सुनामीज हो सकता आज हो, लेकिन बुक, क्योंकि आप जानते हैं बुक हमारे यहाँ ओल्ड चलती हैं, वही बुक चलती रहती है, छपती रहती है, चलती रहती है, थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है 10-10 साल में, तो हो सकता अब हो। सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशन एज द सीस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक, तो ये कहते हैं कि सुनामी जो होती है वो बहुत कम होती है इंडियन ओशन में, जैसा कि सीस्मिक एक्टिविटी जो है कम होता है ना, बमुकाबले किसके, पैसिफिक ओशन के।
तो हो सकता है शायद यहाँ कम होता हो, ये सब चीज़ें कभी कभी होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये सिस्टम नहीं लगाया हुआ, क्योंकि पैसिफिक ओशन में ही बता रहे हैं खुद के सिस्मिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक वाला मामला भी बहुत ज़्यादा होता रहता है ना, या फिर सुनामी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। अर्थक्वेक से ही सुनामी का वो मामला जुड़ा हुआ है ना। सो आगे देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये देखिए डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी है, देख रहे हैं आबादी घर है ये देखिए, और ये सब देखिए, ये सब पूरा पानी पानी, छत दिख रही है बस थोड़ी सी, और ये देख रहे हैं आप, ये है, ये बर्बादी हुई थी, तबाही हुई थी तमिलनाडु और वहाँ पे ऐसे इलाकों में, कोस्टल इलाकों में, ठीक है। तो ये देखिए आप सुनामी की वजह से जो हुआ। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004, यानी उसी दौरान क्या हुआ था, इसने जो है तबाही मचाई थी। रेवेज मतलब तबाही, बर्बादी। साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, कोस्टल कंट्रीज़ में, यानी सॉरी एशियन कंट्री के कोस्टल एरियाज़ में, है ना, इसी दौरान 2004 में ही, यानी 26 दिसंबर 2004 में ही इसने क्या किया था, उसने यहाँ भी तबाही मचाई थी। इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स, यानी सैकड़ों सालों में ये जो आया था 2004 वाला सुनामी जो आई थी, बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन थी, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करने वाली थी, ठीक है। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems, and the knowledge among the coast dwellers of Indian Oceans. कोस्ट डिवेलर्स, ये डिवेलर्स का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, डिवेलर्स का मतलब होता है रहने वाले, यानी इंडियन ओशन में जो रहने वाले हैं। तो ये कहते हैं गाइस कि इसकी वजह से जो है बहुत बड़ा तबाही हुई थी, ज़िंदगी को भी हुआ, यानी जाने भी, इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था, है ना। और ये ऐसा यूँ हुआ था क्योंकि हमें प्राइमरीली, यानी कि जो शुरू की जो मतलब जो हमें हमारे पास बेसिक जो होता है, एकदम बहुत आम भाषा में कह लीजिए कि बहुत शुरू की प्राइमरी जो हमारे पास एक नॉलेज होती है कि कैसे मॉनिटर किया जाए इनको, है ना, सुनामी को, या अर्ली वार्निंग जो सिस्टम जो होते हैं वो यहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है ना। और नॉलेज जो है, नॉलेज इसकी नॉलेज के सुनामी वगैरह होती है तो उसके बाद कैसे इसको डील करें, है ना। नॉलेज अमंग द कोस्ट डिवेलर्स, यानी जो आसपास ओशन इलाके में, साहिली इलाकों में जो लोग रहने वाले लोग थे, डिवेलर्स थे, उनको भी नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से कैसे क्या किया है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं, ठीक है। मुसीबत आना एक अलग चीज़ है, मुसीबत से निपटना भी एक बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। हालांकि मुसीबत आने पे ही दोनों चीज़ें होंगी, मुसीबत से निपटना और मुसीबत से घबरा के वहीं धम से गिर जाना, ये भी एक साथ ही मुसीबत के साथ ही आएंगी, ठीक है। तो बहरहाल द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। ये कहते हैं कि पहला इंडिकेशन जो है सुनामी का वो ये है कि वो हमारे लिए ये है, हमारे करीब ये है कि जो एकदम अचानक से जो पानी का जो मतलब विड्रॉल होता है, यानी पानी जो कम हो जाता है कोस्टल रीजन से, ये है एक तो इंडिकेशन, यानी एक संकेत या एक इशारा ये है कि पानी कम हो जाता है, ठीक है, अचानक। फॉलोड बाई रेस्ट्रिक्टिव वेव, उसके बाद वेव जो आती हैं बहुत ही भयानक तरीके से आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना। When this happen, जब ये होता है कोस्टल साहिली इलाकों में, इंस्टीड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। और ये कहते हैं कि बजाय उन लोगों को ये सब देखने के बाद, यानी पानी कम होने पे और वेव जो है इसकी वेव बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है, तो लोग बजाय ऊंची और हाई और ऊंचाई पर जाने के, लोग क्या करते हैं, इस मारेकल को देखने आ जाते हैं, जमा होने कोस्टल एरियाज़ में, यानी समुद्र के किनारे आ जाते हैं ये सब देखने के लिए। वाह कितना प्यारा नज़ारा है। तो यही है बेवकूफ़ी वाली बातें। खैर, एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर वाज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स व्हेन द जायजेंटिक वेव स्ट्रक, यानी जब इसने थपेड़ा मारा। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी के परिणामत क्या हुआ, इसी के नतीजे में ये हुआ कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। और किन पर हुई थी, जो ऑनलुकर थे, यानी जो तमाशबीन थे, बड़े मतलब उत्सुक थे, ये सब उत्सुक तमाशबीन थे। कुरियस यानी उत्सुक, है ना, और ऑनलुकर्स यानी तमाशबीन, यानी जो तमाशा देखते हैं, नज़ारा देखते हैं ना। तो जब ये जायजेंटिक यानी बहुत भयानक, बहुत बड़ा जो है ये सुनामी इसने जब अटैक किया था, स्ट्रक किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं गाइस, इसका जो है आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से क्या है मामलात, कब क्या होता है, ठीक है ना। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. तो अब आपको एक मिल गया, ठीक है ना। रिदमिक का मतलब होता है रिपीटेड या पल्सेटिंग, यानी उगना
नीचे जाना, उगना, नीचे जाना, इस तरीके से जो है ना, इसे बोलते हैं रिदमिक राइज एंड फॉल, यानी कि ऊंचा उठना, फिर नीचे आना, फिर उठना, फिर नीचे आना, इस तरीके से इसे बोलते हैं रिदमिक। तो ये कहते हैं कि द रिदमिक यानी कि लगातार ऊपर उठना और नीचे गिरना, पानी समुद्र के पानी का, है ना, ट्वाइस इन ए डे यानी दिन में 2 बार, इसे बोलते हैं टाइड। क्या बोलते हैं? टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई टाइड कहलाता है जब, कब? जब पानी जो है ज़्यादातर जो इसके साहिली जो बीच होते हैं, शोर होते हैं, यानी पानी के जो किनारे समुद्र के जो किनारे होते हैं उस पे जो है ये चले जाते हैं, वहाँ तक भी चले जाते हैं, ठीक है ना, बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। और जब ये अपने हाईएस्ट लेवल पे जाता है तो ये वहाँ चला जाता है शोर तक, यानी समुद्र के किनारों तक, ठीक है। इट इज़ लो टाइड। अब ये लो टाइड कब होता है? जब वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल, यानी बहुत नीचे तक जाता है, बहुत ऊंचा, बहुत कम ऊंचा उठता है, ठीक है ना। एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और रिसीड्स का मतलब होता है यहाँ पे गाइस, है ना, ये रिसीड मतलब होता है पीछे हट जाता है, यानी कि और शोर पे यानी कि समुद्र किनारे से वहाँ तक जाता नहीं है, बल्कि पीछे ही रहता है या पीछे हटा रहता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है गाइस। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल यानी कि जो ग्रेविटेशन है सन और मून का, खींचने का जो ग्रेविटेशन है, एक होता है फोर्स किसी चीज़ को दबाना, फोर्स दबाने का फोर्स, एक ग्रेविटेशन है किसी चीज़ का खींचने का। तो सूरज का और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है किस पर? अर्थ सरफेस पर, है ना। अर्थ सरफेस पर क्या करता है ये? अर्थ सरफेस पर ये करता है कि वहाँ पर जो है उसकी वजह से टाइड्स जो है नीचे या ऊपर होता है, यानी कि कम या ज़्यादा होता है, नीचे ऊपर नहीं, टाइड्स जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कैसे कब होता है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए देखिए यहाँ पे लिख, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। ये कहते हैं कि जब पानी ज़मीन का पानी जब मून के पास आता है ना, करीब आता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मून का है ना ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, हाई टाइड बनता है, ठीक है ना। जब चांद जो है ज़मीन के पास होता है, करीब में होता है, तो टाइड्स क्या है, हाई टाइड्स होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द फुल मून, अब ये कहते हैं कि कब, ठीक है ना, सवाल ये है कि कब। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, यानी कि या तो चांद 14वीं का हो यानी पूरा हो, या नया चांद हो, है ना, नए चांद के दिन हो, 1 2 3 जो भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, ये हो, या फिर कॉमा लगाया है, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। ये कहते हैं कि जब ये सेम लाइन में होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर है अर्थ है, उसके बाद मून है ना, उसके बाद आपका सन है, ठीक है ना, इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। तो ये कहते हैं कि इस वाली सिचुएशन में टाइड्स जो है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तो आगे देखिए होगा इसमें, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट, यानी जब, लेकिन कहते हैं लेकिन जब मून पहले वाले में होता है, यानी पहले दिनों में, एंड और लास्ट क्वार्टर में, यानी कि लास्ट के क्वार्टर में होता है, जब वो मतलब छुपने वाला होता है, यानी कहाँ हमें दिखता नहीं है जब, द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। ये कहते हैं कि जब इस वाली पोजीशन में होता है, यानी एक तरफ मून होता है, एक तरफ चांद होता है, इन दोनों का पुल जो खिंचाव होता है, ग्रेविटेशनल खिंचाव या ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं इसको, तो इस पर क्या होता है, डायगोनली अपोजिट जाता है ये, है ना, यानी ये उल्टा डाउन होता है, ठीक है ना, उल्टा भागता है पानी जो है नीचे की तरफ डायगोनली, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये होता है कि, तो होता ये है कि लो टाइड्स बनता है तब, ठीक। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, NEAP, नीप टाइड्स, है ना। तो इसमें नीप टाइड्स बनेगा जब इस तरीके से होगा, डायगोनली जाता है नीचे, है ना, और जब सामने सामने होता है एक ही लाइन में, अर्थ मून एंड सन, तब हाई टाइड्स होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक।
हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, ये कहते हैं कि हाई टाइड जो है हमें नेविगेशन करने में मदद देता है, यानी कि जो समंदर वगैरह में जैसे कि मान लीजिए कुछ नहीं होता है या कोई चीज़ काम नहीं कर रही हो, अब तो खैर डिवाइसेस आ गए हैं, तो हमें ये डायरेक्शन ये पता करने में आसानी होती है कि कहाँ पर हाई टाइड्स हो रहा है, कहाँ पर हाई टाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें भी फ़ायदेमंद होती हैं। कब, देखिए, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, यानी इनकी वजह से, हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल जो है समुद्र के किनारे क्या होता है, जो ऊंचा उठने लगता है, यानी हाई टाइड्स हो जाता है, पानी बहुत ऊंचा उठने लगता है, ठीक है ना। तो उससे जो सफ़र कर रहे होते हैं उसमें समंदर में, तो वो देख लेते हैं कि हाई टाइड्स कहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब वहीं पे किनारा है, ठीक है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर, और ये जो हार्बर बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं ना, बंदरगाह, तो बंदरगाह पर पहुंचने के लिए, शिप्स को बंदरगाह पर पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, नेविगेशन में आसानी हो जाती है इस तरह से, ठीक है, कि वो पहुंच जाते हैं वहां पर समुद्र के किनारे, ठीक है ना, या हार्बर जहां पे होते हैं, ठीक है ना, बंदरगाह जहां होती है। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, और हाई टाइड की वजह से फिशिंग करने में भी आसानी होती है, ठीक है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, यानी ये कहते हैं कि जब हाई टाइड होता है तो बहुत सारी मछलियाँ जो हैं इसके समुद्र के किनारे आ जाती हैं, ठीक है ना। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच, यानी अब इस तरह से जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने में उनको आसानी हो जाती है, ठीक है ना। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. ये कहते हैं कि जब हाई टाइड्स होता है या लो टाइड्स होता है, इन तरह से पानी का ऊपर उठना फिर पानी का नीचे गिरना, तो इस तरह से क्या होता है ना, ड्यू टू टाइड्स, इस टाइड्स की वजह से होता है। और इस वजह से, टाइड्स की वजह से एक चीज़ और हो जाती है कि पानी कहीं कहीं जो है, इन पानी के उछलने और नीचे गिरने की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है ना, टरबाइन वगैरह लगा के, जो भी एक सिस्टम है इसका, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हाई टाइड्स का या टाइड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप ओशियन करेंट्स, ठीक है ना। ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन। ये कहते हैं कि ओशन करेंट्स वो स्ट्रीम या वो धारें होती हैं, पानी की धारा होती हैं जो कि लगातार बह रही होती हैं, है ना, ओशन के सरफेस में, यानी कि समुंदर के ऊपरी सरफेस में लगातार बह रही होती हैं एक ख़ास डायरेक्शन में, तो उनको बोलते हैं ओशन करेंट्स। द ओशियन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, और ये ओशन करेंट्स यानी जो समुद्रों की जो धाराएं होती हैं, ये क्या है, गर्म भी होती हैं या ठंडी भी होती हैं, ठीक है। जनरली यानी आमतौर से द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। ये कहते हैं कि जो इक्वेटर यानी ज़मीन के बीचों बीच जो समुंदर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो ओशन करंट्स होते हैं वो वार्म होते हैं यानी गर्म होते हैं, ठीक है ना, ठीक, जो कि इक्वेटर के आसपास होती हैं, है ना, आसपास समुद्रों के आसपास जो इलाका होता है, और वो कहाँ मूव करती हैं यानी किधर जाती हैं वो, एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स, और ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं, यानी अगर ये गोल गोल ज़मीन है तो इधर पोल होता है या फिर इधर पोल होता है, या तो इधर जा रही होती हैं या इधर जा रही होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद गाइस, द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर एल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ये कहते हैं कि जो कोल्ड करंट यानी ठंडी जो धाराएं होती हैं पानी की, वो क्या करती हैं, वाटर को लेकर, है ना, वाटर को लेकर किधर जाती हैं, पोलर या हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाती हैं, है ना। तो ये एक समझने वाली बात है। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट, तो एक नाम आया है कोल्ड करंट, लेब्राडोर ओशियन करंट क्या है, कोल्ड करंट है। जबकि द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट, यानी गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है, वार्म करंट है, ठीक है ना, यानी गर्म होता है गल्फ स्ट्रीम। और ठंडा कौन सा है, लेब्राडोर ओशियन करंट, ठीक है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया, यानी ओशन करंट की वजह से टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो कंडीशन है वो उस पर निर्भर करती है, उस पर वो फ़र्क डाल सकती है कि करंट, ओशन करंट किस टाइप का है, ठंडा है या गर्म है, ठीक है ना। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, ये कहते हैं कि जो गर्म जो करंट्स होती हैं, गर्म जो धाराएं होती हैं पानी की, ये टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, गर्म करती हैं ओवर लैंड यानी ज़मीन पर या ज़मीन के सरफेस पर, ठीक है ना, जो आसपास के इलाके होते हैं उसके। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
तो ये कहते हैं कि जहाँ पर वो एरियाज जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जो है मिलती हैं या आपस में इनका मिलन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन जो है एक फिशिंग ग्राउंड वहाँ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो फिशरमैन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सीज यानी समंदर, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स, यानी ये क्या करते हैं, मीट करते हैं किस एग्जाम्पल के लिए, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट की, ठीक है ना। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहाँ पे क्या कहते हैं, धुंध होती है, वहाँ के आसपास मौसम में धुंध हो जाती है, ठीक है ना, फॉगी वेदर, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, और उनको नेविगेट करने में, उनको वहाँ पहुँचने में, देखने में, रास्ता वगैरह देखने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जाहिर है धुंध हो जाएगी तो वैसे भी कम दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बॉक्स में क्या लिखा है इसको देखते हैं हम। Fill 3/4 of a bucket with tap water. Heat the water by putting an immersion rod on one side of the bucket. ठीक है. On the other side, introduce an ice tray just removed from the freezer. Add a drop of red ink to observe the path of current by the process of convection. तो ये खैर एक मतलब पानी बह के फिर किधर एक पाथ में पहुंचता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये कुछ खास नहीं है, इस बात की पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक देखते हैं, तो ये है आपका दोस्तों ओशन करंट्स, ठीक है ना। तो इंडिया की तरफ देख सकते हैं, ये है इक्वेटर, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है इक्वेटर, बीचों बीच जो होता है, ठीक है ना। और ये होता है पोल, इधर साइड पोल है ना, नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, इधर है वेस्ट जो यूरोप वाला एरिया और ये सब आ जाता है, और इधर है ईस्ट, है ना, अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह इधर है, यह है ईस्ट, है ना। और इस वाले इलाके को बोलते हैं जो अरब है, मिडिल ईस्ट, ये साउथ अफ्रीका, ये एशिया, ठीक है। तो ये सब नाम दिए हैं। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ना, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये यूं जाता है इधर की तरफ। इक्वेटर काउंटर करंट है, ये यूं जा रहा है इधर से, है ना। ये सब नाम है स्ट्रीम के, ठीक है ना, ओशन करंट्स के, यानी समंदर के पानियों की धाराएं हैं ये, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये ऊपर की इधर जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। तो बस यही सब कहानियाँ हैं। खैर इसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई चीज़ समझ में आए तो पूछिएगा इससे, ठीक है ना। ये कुछ आंसर्स हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, तो वाटर साइकिल है ये सब चीज़ें हैं। खैर उन्होंने दिया हुआ है। दूसरे का इक्वेटर है, तीसरे का टाइड है। और मैच द फॉलोइंग: कैस्पियन सी, लार्जेस्ट लेक, टाइड, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। तो इन्होंने डायरेक्ट ऐसी कैसी लग दिया है। खैर इस पर मैंने अभी बात नहीं करी है, मैंने फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाइएगा जिनको इन वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।